कबीर के पद हैं। और आज हमारे बीच जो कवि बैठे हैं ये वैसे ही कवि हैं जो अपने अनुभव अपने जीवन से लिखते हैं। इनको किसी तरह के किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है, खासकर उनके लिए जो हिंदी पढ़ते हैं या जिन्होंने हिंदी पढ़ी है। हमारे बीच आज राजेश जोशी जी हैं, हिंदी के स्टॉलवर्ट पोएट हैं और हिंदी का शायद ही कोई पाठक होगा ऐसा जो जिन्होंने इन्हें नहीं पढ़ा होगा। हमारे बीच ममता कालिया जी हैं, इन्हें हम कथाकार के रूप में ज़्यादा जानते हैं, हिंदी की बहुत ही सेलिब्रेटेड नॉवेलिस्ट हैं, लेकिन इनकी कविताएं भी हमने पढ़ी हैं और बैंगलोर के इंग्लिश पढ़ने लिखने वालों के बीच में तो ये एज ए इंग्लिश पोएट भी बहुत पॉपुलर हैं। इनकी कविताएं ट्रिब्यूट टू पापा वगैरह यहाँ पढ़ी जाती हैं और युवाओं के तो ज़ुबान पर चढ़ी रहती है। तो ममता जी इंग्लिश हिंदी की बाइलिंगुअल राइटर हैं और हिंदी की पोएट हैं। आज हम उनकी कविताएं सुनेंगे। हमारे बीच गीत चतुर्वेदी जी हैं। गीत जी राजेश जी की तरह ही भोपाल से आए हैं और नई पीढ़ी के स्टार हैं, सेलिब्रिटी हैं हमारे बीच। शायद ही किसी को सोशल मीडिया पे इतनी प्रसिद्धि मिली होगी जितनी गीत जी को मिली है और ये बिल्कुल डिज़र्विंग भी हैं इसके, क्योंकि इनकी कविताएं बोलती हैं। जैसा कि शमशेर ने कहा था, बात बोलेगी हम नहीं, इनकी बात बोलती है। तो हम लोग शुरू करते हैं। कुछ लोग बाहर चले गए हैं नासिर साहब के पीछे पीछे, तो उनको वापस लाने के लिए हमने सोचा कि जो हमारे स्टार हैं, युवा स्टार, उनसे शुरुआत करते हैं कि उनकी आवाज़ बाहर पहुँचे और बाहर वाले लोग चुपचाप वापस अंदर आ जाए। तो हम शुरुआत करते हैं गीत चतुर्वेदी जी के साथ। हाँ बिल्कुल, अब पोडियम आपका है, मंच आपका है। उन्होंने कहा, गए हुए लोगों को वापस लाने की जिम्मेदारी। मैंने कहा ये काम तो भगवान भी नहीं करता। तो कवि के ऊपर भगवान से ज्यादा जिम्मेदारी डालने वाले समाज को मेरा प्रणाम। मंच पर मेरे दो अत्यंत आदरणीय ममता कालिया जी और राजेश जोशी जी हैं। इन्हें और आप सभी को अभिवादन करते हुए कुछ छोटी छोटी कविताएं सुनाता हूं मैं। मुश्किल समय, ये कोविड के आसपास की कविता है। मुश्किल समय, जब मुश्किल समय आए सब कुछ बेकाबू हो जाए। जब मुश्किल समय आए सब कुछ बेकाबू हो जाए, उससे थोड़ा और प्रेम करना जिससे अब तक तुम करते आए, जिससे अब तक तुम करते आए। नींद में मुस्कुराओगी तो फरिश्तों को रश्क होगा। रश्क माने जलन, ईर्ष्या। नींद में मुस्कुराओगी तो फरिश्तों को रश्क होगा। वे तुम्हारे सपनों की तलाशी लेंगे और मैं पकड़ा जाऊंगा। कितनी तेज हवा चल रही थी उस समय, कितनी तेज हवा चल रही थी उस समय। अगर तुम्हारा एक आंसू इस कागज पे न पड़ा होता तो ये कब का उड़ चुका होता। यात्रा, मन करता है एक लंबी अकेली यात्रा पे निकल जाऊं। मन करता है एक लंबी अकेली यात्रा पे निकल जाऊं। तब याद आता है इतने बरसों से उसी यात्रा में तो हूं। सारी किताबें तुम्हारी आंखों की तरह खुलती हैं। सारी किताबें तुम्हारी आंखों की तरह खुलती हैं। कोर से कोर तक, कवर से कवर तक,
किताब के भीतर बैठकर मैं किताबें लिखता रहा और तुम कहती रही, मेरी आँखों के पन्ने रह रह के फड़फड़ाते हैं, मेरी आँखों के पन्ने रह रह के फड़फड़ाते हैं। नीम का पौधा। ये नीम का पौधा है जिसे झुककर और झुककर देखो तो नीम का पेड़ लगेगा। ये नीम का पौधा है जिसे झुककर और झुककर देखो तो नीम का पेड़ लगेगा। और झुको थोड़ा और, मिट्टी की देह बन जाओ, तुम इसकी छांव महसूस कर सकोगे। इसे एक छोटी बच्ची ने पानी दे दे के सींचा है। इसकी हरी पत्तियों में वो कड़वाहट है जो ज़बान को मीठे का महत्व समझाती है। और जिन लोगों को ऊंचाई से डर लगता है, और जिन लोगों को ऊंचाई से डर लगता है, वे आएं और इसकी लघुता से साहस पाएं। आएं और इसकी लघुता से साहस पाएं। हमारी जो प्राचीन दार्शनिक मान्यता है कि हमारा ये शरीर, हमारा ये पूरा संसार 5 तत्वों से बना हुआ है, क्षितिज जल पावक गगन समीरा। उन 5 तत्वों को संबोधित करते हुए 5 पंक्तियां हैं। पंच तत्व। मेरी देह से मिट्टी निकाल लो और बंजरों में छिड़क दो। मेरी देह से जल निकाल लो और रेगिस्तान में नहरें बहाओ। मेरी देह से निकाल लो आसमान और बेघरों की छत बनाओ। मेरी देह से निकाल लो हवा और कारखानों की वायु शुद्ध कराओ। मेरी देह से आग निकाल लो, तुम्हारा दिल बहुत ठंडा है। मेरी देह से आग निकाल लो, तुम्हारा दिल। इधर हमने देखा बहुत सारे पुल गिर रहे हैं, बहुत सारी जगहों पे कंस्ट्रक्शन धराशायी हो रहे हैं। पुरानी एक कविता है, इस कविता में एक दृश्य है, मैं उस दृश्य की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। कविता का शीर्षक है पुल गिरने से मरे आदमी के घर में। गरम तवे पे पड़ी पानी की बूंद सा, गरम तवे पे पड़ी पानी की बूंद सा, छन्न करके गया जीवन भी बेकार नहीं जाता। तवे को वाद्य यंत्र की तरह बजा के जाता है। गरम तवे पे पड़ी पानी की बूंद सा, छन्न करके गया जीवन भी बेकार नहीं जाता। तवे को वाद्य यंत्र की तरह बजा के जाता है। फिर ये तो भरा पूरा मानुस था जिसकी मुस्कान चांदनी की तरह रात से लड़ती थी। मातम से भरे इस कमरे में 2 चीजें अब भी मुस्कुरा रही हैं। मातम से भरे इस कमरे में 2 चीजें अब भी मुस्कुरा रही हैं। एक तो है ये मरने वाले की तस्वीर, और दूसरी रोने वाली की गोद में बैठा 2 माह का बच्चा। और इसी के साथ है एक कश्मीरी बच्चे के खत।
6-7 हिस्सों में लिखी गई कविता है, लेकिन मैं पहला हिस्सा पढ़ूंगा। एक कश्मीरी बच्चे के खत। ले जाओ ये जमीन, पेड़, पहाड़, नदियां और बर्फ। ले जाओ ये जमीन, पेड़, पहाड़, नदियां और बर्फ, जिनके लिए तुम बम फोड़ते हो, ये सब कहीं न कहीं मिल जाएंगे मुझे, पिता फिर कहीं नहीं मिलेंगे। जिस जगह गाड़े थे मैंने अपने दूध के दांत, उसी जगह गाड़ आया हूं पिता को, धमाके के बाद जिनकी सिर्फ उंगली मिली थी, शादी की अंगूठी से पहचाना था मैंने। उनकी बाकी देह को मैंने कल्पना में दफन किया, जैसे बाकी देह को स्मृति में दफन करूंगा। सुना है मर के पिता पेड़ बन जाते हैं, छांव देते हैं। सुना है मर के पिता पेड़ बन जाते हैं, छांव देते हैं। मेरे पिता उंगली बन गए जो उठती रहेगी तुम्हारी ओर, मिट्टी के नीचे से खामोश जागती सोचती हुई उंगली। जैसे ही मैं इस सभागार में घुसा, वैसे ही मुझे एक बड़ा ही, कहते हैं जिसे ना, एक खुशनुमा अचंभा, प्लेजेंट सरप्राइज। मैं बैठा, वैसे ही मुझे पीछे से आवाज़ आई, मेरा नाम किसी ने पुकारा। मैंने पलट के देखा तो मेरे बचपन का दोस्त बैठा हुआ था। वो यहाँ रहता नहीं है, वो तो मुंबई में रहता है। पलट के देखते ही मुझे लगा कि अरे इसका तबादला यहाँ भी हो गया क्या? ओ खैर, किन्हीं कामों से आया हुआ है। उसका नाम है संजय भिसे और कमाल का कवि है। हम लोग सब साथ में ही हमने सब कुछ लिखना पढ़ना शुरू किया था। यहाँ बात करते करते उसने कहा कि ये कविता ज़रूर पढ़ना। तो ये कविता और इसका पाठ संजय भिसे को समर्पित। लेकिन पढ़ने से पहले 4 रेफरेंस बता देता हूँ, क्योंकि वो 4 रेफरेंस अगर हम याद रखेंगे कविता पहुँचेगी। पहला है 1947 का बरस। हम जानते हैं भारत आज़ाद हुआ था, हम जानते हैं उसी साल भारत का विभाजन हुआ था। 1975 हम जानते हैं उसी साल इमरजेंसी लगी थी, लोकतंत्र का गला घोंटा गया था। 1991 हम जानते हैं 1991 वो साल है जब हमारा बाजार खुल गया था, हम एक मुक्त अर्थव्यवस्था बन गए थे। और 1917 का बरस जब रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। ये 4 बरसों का इस कविता में एक चलता हुआ जिक्र है, लेकिन इन 4 बरसों में ही इस कविता की राजनीति छिपी हुई है। कविता का शीर्षक है समाधि। मेरे भीतर समाधिस्थ हैं 17 के नारे। ये 1917 की बात है। मेरे भीतर समाधिस्थ हैं 17 के नारे, 47 की त्रासदी, 75 की चुप्पियां और 91 के उदार प्रहार। घूंघट काढ़ के कुछ औरतें आती हैं और मेरे सामने दिया जला के जाती हैं। गहरी नींद में डूबा एक समाज जागने का स्वप्न देखते हुए गुनगुनाता है। गर्मी की दोपहरी बिजली कट गई है। एक विचारधारा मेरे पैताने बैठ मुझे पंखा झलती है। न नींद टूटती है न भरम टूटते हैं। न नींद टूटती है न भरम टूटते हैं। कविता की रात। देखिए, मेरे लिए तो कविता की रात ही, पहले हम दिन में शाम को कविताएं पढ़ रहे हैं, क्योंकि
मेरी स्मृति में नहीं है कि मैंने दिन में कोई पंक्ति लिखी हो। मैं रात में ही काम करता हूँ, रात में लिखता हूँ, रात में पढ़ता हूँ, और ये कविता की रात भी उसी रात से रिश्ता रखती है, बशर्ते मिल जाए। एक कवि जो है अपनी किताबों के भीतर गुम रहता है, उसकी कविताएं। चार्ली चैपलिन जब 4 साल के थे, 5 साल के थे, तो मंच पर उनका एक परफॉर्मेंस था लंदन में, वो वॉडविल करते थे वो। तो बिल्कुल इसी तरह इस समय मुझे उनकी स्मृति इसलिए भी हो रही है कि जब उनका परफॉर्मेंस चल रहा था तो जनता उन पर सिक्के उछाल रही थी, उन्होंने बीच में काम रोक करके सिक्के बटोरना शुरू कर दिया था। 56 पेज नंबर भी बड़ा प्रासंगिक है, 56। कविता की रात। हर साल एक रात ऐसी आती है जब एक कविता किताब के पन्नों से निकलती है और जुगनू बनकर जंगल चली जाती है। हर साल एक रात ऐसी आती है जब एक कविता किताब के पन्नों से निकलती है और जुगनू बनकर जंगल चली जाती है। जब सूरज को एक लंबा ग्रहण लगेगा, चांद रूठ कर कहीं चला जाएगा, जंगल से लौट कर आएंगे ये सारे जुगनू और अंधेरे से डरने वालों को रोशनी देंगे। अंधेरे से डरने वालों को रोशनी देंगे। तो रात की ये कविता पढ़ के आप सभी को शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुकून के साथ सुना आपने। बहुत बहुत शुक्रिया गीत जी। बैंगलोर के हिंदी प्रेमियों, आप सबको मेरा नमस्कार। और ये देखकर इतना अच्छा लग रहा है कि पूरे हॉल में बैठे हुए हैं आप सुबह से और तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद ले रहे हैं। मैं छोटी छोटी कविताएं लिखती हूँ और मुझे लगता है कि इस भागम भाग दुनिया में लंबी चीज़ लिखना भी एक अपराध है। मैं आपको वर्षों से अकेली रह रही हूँ, जब से मेरे जीवन साथी नहीं रहे। तो सबसे पहले मैं अकेली औरत के बारे में एक कविता सुनाना चाहती हूँ आपको। अकेली औरत की दिक्कतें अनोखी, जब तक है घर में वो परम प्रसन्न है, पर बाहर आते ही प्रश्नांकित नजरों से अवसन्न। हर नजर जानना चाहती है वो कहाँ जा रही है, कितने बजे लौटेगी, साथ कौन कौन है। वो नहीं देती कोई जवाब, चुपचाप कैब में बैठ जाती है। अनुमानों का अंबार जमा होता जाता है। अक्सर वो लौटती है फूल, शॉल और सम्मान पत्र लेकर लदी हुई। अनुमानवादी निरुत्तर हो जाते हैं, पर कहने से नहीं चूकते। रात बेरात बाहर रहना, लौटना मुनासिब नहीं है, पछताएगी एक दिन, देखना। अकेली औरत की दिक्कत ही दिक्कत। खुशखबरी आए तो किसे बताए, अपने आप चुटकी पर चीनी फाँक ले। दुख की खबर आए अकेले आंसू बहाए या फोन पर भावुकता फैलाए। किसे फुर्सत है उसके दुख जानने की। वो मनी मन दुख तौल रही है। वो उस औरत से कम दुखी है जिसे किसी ने एसिड से जला दिया या हिंडन में फेंक कर डुबो दिया। एक औरत को स्कूटी समेत घसीट कर ले गई एक बड़ी गाड़ी। किसी ने जानने की कोशिश नहीं की कि गाड़ी का ड्राइवर पियक्कड़ था या अनाड़ी। सबने यही कहा, इतनी रात में स्कूटी से कहाँ जा रही थी लड़की। अखबार में पढ़े
टीवी पर देखे और रेडियो पर सुने हादसों के आगे उसे यही लगा वो उतनी दुखी नहीं कि रोना शुरू करे। एक कविताएं देखिए, कभी मनस्थिति पे होती है, कभी परिस्थिति पे होती है, कभी घटनाओं पे होती हैं। ये दार्जिलिंग जाते हुए एक कविता दृश्यात्मक है। महानंदा और तीस्ता के किनारे की सड़क पर केरल से भी कद्दावर पेड़ों के जंगल, दूसरी तरफ पानी के सोते, जगह जगह तख्तियाँ, हाथियों को जाने की जगह दें। जलाशय बहुत गहरा है, सावधान। रात के पंछी कीट पतंगे अपनी फटफट चिकपिक और भनभन्स के साथ जंगल का वाद्य वृंद बजा रहे हैं। फोन मेरे हाथ में झुनझुना है। फेसबुक पर संदेश है, तस्वीरों में गतिरोध है। व्हाट्सएप पर पूरी तरह अवरोध है। जीवन शैली की इन दो लतों की नींद की कोई गोली जगह नहीं ले सकती। दोस्तों से दूर छुट्टी है क्रूर। सीखने का लिखने का मन है एक प्रेम कहानी। याद आती है किसी की कही बात पुरानी। जो लोग जीवन में नहीं आ पाते वही तो कहानियों में जगह पाते। एक कविता मैं आपको सुनाना चाहती थी कोरोना के बारे में। उसमें लिखा, अच्छा लेकिन आप सोचेंगे कि मैं केवल उदास कविताएं लिखती हूँ या कविताएं लिखती हूँ। एक आपको प्रेम कविता सुनाती हूँ। उसने बताया था अपना नंबर, मैंने अपनी पसीजी हथेली पर लिख लिया था। जाने कब एक नंबर मिट गया। सुडोकू की तरह हर संख्या डालकर देख ली, नंबर नहीं मिला, नहीं मिला। किससे करूँ गिला, क्या क्या नहीं मिला। वो पहाड़ से खड़ा रहा, मैं पठार सी बिछी रही। मेरे उसके बीच एक नंबर ने कहर किया। कायनात सिमट गई उस एक नंबर में जो हथेली से इस रोज मिट गया। एक कोरोना काल पर मैंने कविता लिखी थी। अगर मुझे मिल जाए, मेरा रख रखाव बहुत खराब है चीज़ों का, तो मुझे अपनी ही रखी चीज़ें नहीं मिलती हैं। एक कोरोना काल की है, छोटी सी 4 लाइन की कविता। अखबार कहता है मौतें नहीं हुई, दरबार कहता है मौतें नहीं हुई, सरकार कहती है मौतें नहीं हुई, रजिस्टर कहता है मौतें नहीं हुई, श्मशान कहता है धुआं मुझे मार डालेगा। इसी तरह दिल्ली में तो हमेशा कोई ना कोई प्रदर्शन होता है और किसी की सुनवाई नहीं होती। हम लोग ऐसे कोई कभी की दुनिया में नहीं रहते कि जिन्हें नहीं पता चलता। छोटी सी है ये, लोग आज लथपथ है, तंत्र ही स्वतंत्र है। सिंह बॉर्डर, शंभू बॉर्डर, नरोला बॉर्डर, ये किन जगहों के नाम है? हाँ, अच्छी आते याद दिलाई, मैं लेकर आई हूँ, लेकिन मैंने उसकी अभी तक वो नहीं किया है। हाँ, ये आपको पहले इसमें से छोटी कहता है, एक छोटी सी कहता है। इधर कुछ परेशान है खाटी घरेलू औरत, पति बजा रहता है फ़ोन पर या झुका रहता है अखबार पर। होती रहती है लंबी लंबी बातें, मुलाकातें, उसके हिस्से आते हैं सिर्फ गटई गतई मतलब गर्दन,
गर्दन और उंगलियों के इशारे। औरत रहती है इस कागज़ और बेतार की सौतन से। जब मुखिया घर पर हो तो बजता ही रहता है फ़ोन। इसके रहते लेटना दुश्वार है, दोपहर को सोने की कहे कौन। कभी वो उठा लेती है फ़ोन, हेलो हेलो कौन कौन। वो पूछती है, कोई नहीं बोलता, बोलता है सिर्फ मौन। ये जो मैं दरवाज़ा बंद करती हूँ खटाक, टीवी की आवाज़ 24 तक ले जाती हूँ। चटनी पीसने के बाद सिल पीसती रहती हूँ कुछ देर। रसोई में कलछी रखती हूँ खटाक। बाथरूम में बाल्टी टकरा जाती है नल से। ग्लास अक्सर फिसल कर टूट जाते हैं मुझसे। यह मेरे अंदर की भाषा शैली है। इसकी लपट और लिपि मेरे जीवन में दूर दूर तक फैली है। इसकी एक खुशबू थी, कभी बगिया में, कभी बाहों में। रोम रोम से निकलते थे राग और फाग। कभी आंखें जुबान बन जाती, संबोधित रहती तुमसे तब तक जब तक तुम चुंबनों से चुप नहीं कर देते। ये कहता है, खुदाया खुदाया हमारा मेहरबा ये कैसा बनाया। खुदाया खुदाया हमारा मेहरबा ये कैसा बनाया। ऊपर से खुश मिजाज, अंदर से कटखना, बाहर समर्पित, घर में है अनमना। उसको बराबरी लगती है बहुत बुरी बात, उसको बराबरी लगती है बहुत बुरी। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं बातें खरी खरी। अपने हमदम का ये कैसा चरित्र है, थोड़ा सा प्रगतिशील, ज़्यादा पतित है। एक करता है ये, एक स्मृति थी मामी की। उस पर मामी मेरी रोती थी रातों में चुप चुप, जैसे कोहरा टपका करता भिनसारे में टुप टुप। मैं जग जाती समझ न पाती, फिर भी कहती मामी रात नहीं रोते हैं, अपना कच्चा पक्का सारा दिन में ही पोते हैं। मामी कहती दिन में सांस कहाँ मिलती है, पाँव फटते ही कुनबे की चक्की चलती है। मेरी अम्मा 5 साल परलोक से धारी, तब से अब तक मेरे मन में फड़फड़ करती याद पुरानी नहीं बिसारी। गई नहीं मैं, मामा की थी कुछ लाचारी। बाबू की जल गई हथेली रोटी पोते, भले बुरे सपनों में अक्सर चौंक जागते रोते रोते सोते सोते। और कई दुख मामी के थे नए पुराने, जिस दिन से इस घर में आई कभी नहीं मैं अपनी मर्जी जीने पाई। तेरे मामा जाते हैं रज्जों के द्वारे, पकी पुरानी फितरत उनकी, मेरा पतझड़ कौन बुधारे। तोहमत तेवर ताने में कट गई जिंदगी, बचे हुए दिन कौन संवारे। उनको कोई नहीं टोकता नहीं रोकता, कहते हैं सब मर्दों के लक्षण है ये सब। मन होता है उठा सरोता दौड़ी जाऊं, बोटी बोटी कर रज्जों की उसका सारा रज्जो बन पी जाऊं। तब मैं कहती मामी तुम कैसी हाकिम हो, मामा जैसी ही जालिम हो। रज्जो तो तुम जैसी दुखिया, उसके हिस्से में भी तो आया आधा पौना झूठा मुखिया। मामा को दो सज़ा अगर इंसाफ चाहिए। मामी मेरे कान एठ थी, सिर्री है तू जो मुंह में आया बद देती। आएंगे जब मामा तेरी करूं शिकायत, सीधी हो जाएगी तेरी सब पंचायत। एक कोमल कविता, कटु कविताएं हो गई कुछ। मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानना चाहती हूँ। सबसे पहले तो नाम, मेरा मतलब है एक पहचान। फिर ये कि तुम्हें कौन सा सिगरेट पसंद है, तुम किस साबुन से नहाते हो,
और कौन सी बस से कितने बजे घर जाते हो, और अक्सर चाय की उस रद्दी दुकान पर क्यों खड़े रहते हो? तुम्हें क्रिकेट का मैच देखना अच्छा लगता है या हेमिंगवे पढ़ना? क्या तुम्हें शहर की वो सड़क पसंद है जहाँ अक्सर बेला महकता है, या वो जहाँ आए दिन वारदातें होती हैं? मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि जब तुम आंखों समेत हंसते हो तो बहुत सुंदर हो जाते हो, पर उदासी तुम्हें ज़रा भी रास नहीं आती है। कई बार तो मुझे लगता है बिना मुंह खोले ही मैंने तुमसे बातचीत कर ली है और तुम बिना सड़क क्रॉस किए मेरे पास आ गए हो, एक दोस्ताना हाथ कंधे पर रखते हुए। पर ऐसे लम्हे बहुत कम होते हैं, पर्स में पड़े पैसे की तरह। अक्सर तो मैं पाती हूँ मेरे आसपास है एक पस्त अकेलापन, जिसे सहना उतना ही मुश्किल है जितना बारिश में बदन पर सीले कपड़े पहनना। अब तक तो मुझे ये भी अच्छी तरह पता चल गया है मेरे कमरे में कितने तिलचट्टे हैं और मेज़ पर कितने अनुत्तरित पत्र। अब वो तो आपको पता ही होगा, एक कविता जो मेरे नाम से चिपकी हुई है, जो है मैं अब नहीं सुनाती हूँ लेकिन आज मैं सुना देती हूँ। प्यार शब्द घिसते घिसते चपटा हो गया है, अब हमारी समझ में सहवास आता है। और ये सपना देखने वाली आँख अंधी हो गई है। हमें एक संग्रहालय खोलना चाहिए। सन अमुक से अमुक तक सपनीली आँखें ऐसी हुआ करती थी। और एक कविता जो हिंदू भी निकाली हुई है सोशल मीडिया पे, जैसे जैसे लड़की बड़ी होती है उसके सामने दीवार खड़ी होती है। जैसे जैसे लड़की बड़ी होती है उसके सामने दीवार खड़ी होती है। क्रांतिकारी कहते हैं दीवार तोड़ देनी चाहिए, पर लड़की है समझदार और संवेदनशील। वो दीवार पर लगाती है खूंटियाँ पढ़ाई लिखाई और रोजगार की, और एक दिन धीरे से उन पर पांव धरती दीवार की दूसरी तरफ पहुंच जाती है। और एक मैंने तुम्हें चाहा पर पाया नहीं, तुमने मुझे पाया पर चाहा नहीं। इन प्यासों के बिन कभी अधर के कगार या आंखों की कोर में उमग उमग आने को मचल उठते हैं। हमें एक दूसरे को बाहों में बांध विवश हंस लेते हैं, हम कितने सुखी हैं। यार एक कविता में सुनाना चाहती थी, वो कहाँ गायब है वो, बस उसके बाद मैं ख़त्म करना चाहती हूँ क्योंकि समय पहले ही बहुत हो चुका है। तो मेरे साथ हमेशा ये होता है कि जो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद होती चीज़ ना वो गुम हो जाती है मुझसे, चाहे वो दोस्त हो चाहे वो रचना हो। आधी आधी रात मेरी बीत जाती है, कोई कहानी का पन्ना ढूंढने में वो पन्ना नहीं मिलता, जब कहानी छप जाती है तब वो पन्ना मिल जाता है। हमेशा ही होता है। तो ये बड़ी अजीब बात है कि आप अपने को मैनेज ही नहीं कर सकते। अब कि आप तो बहुत लंबा रास्ता तय हो गया, थोड़ा सा बाकी है, अब उसमें तो कम से कम होश आ जाना चाहिए। ममता जी, अभी आपने जो बातें कही वही कविता थी। प्रेम के संग खत्म हो जाने से खत्म नहीं हो जाता प्रेम, वो रास्ता बदल लेता है। वो दाएं की जगह बाएं करवट सोने लगता है, उसका पता बदल जाता है, बदल जाते हैं फ़ोन नंबर, रातों रात डीपी बदल जाती है, प्रोफाइल लॉक हो जाती है, सन्नाटा पसर जाता है उसके नाम के आगे। थक कर वो कुछ किताबें अगली कतार से पिछली कतार में डाल देती है। धन्यवाद। सुनेंगे राजेश जी को।
वैसे इन सब की किताबें बाहर पुस्तकालय में उपलब्ध हैं, आप इन्हें खरीद कर, इनकी कथा की किताबें, राजेश जी ने भी बहुत कथा और कथेतर साहित्य लिखा है, आलोचना लिखी है। अब हम राजेश जोशी जी को सुनेंगे। कुछ कविताएं सुनाता हूं और ये पहला मौका है जब बेंगलोर में मैं कविता पाठ कर रहा हूं। बहुत सारे मित्र यहाँ बैठे हैं और बहुत सारे मित्र इधर हैं और हम लोग बहुत सारी अच्छी कविताएं सुन चुके हैं। ये पहली कविता है, मैं झुकता हूँ। दरवाजे से बाहर जाने से पहले अपने जूतों के तस्मे बांधने के लिए मैं झुकता हूँ। दरवाजे से बाहर जाने से पहले अपने जूतों के तस्मे बांधने के लिए मैं झुकता हूँ। रोटी का कौर तोड़ने और खाने के लिए झुकता हूँ अपनी थाली पर। जेब से अचानक गिर गई कलम या सिक्के को उठाने को झुकता हूँ लेकिन उस तरह नहीं। झुकता हूँ लेकिन उस तरह नहीं जैसे एक चापलूस की आत्मा झुकती है किसी शक्तिशाली के सामने। झुकता हूँ लेकिन उस तरह नहीं जैसे एक चापलूस की आत्मा झुकती है किसी शक्तिशाली के सामने, जैसे लज्जित या अपमानित होकर झुकती हैं आँखें। झुकता हूँ जैसे शब्दों को पढ़ने के लिए आँखें झुकती हैं। झुकता हूँ जैसे शब्दों को पढ़ने के लिए आँखें झुकती हैं। ताकत और अधीनता की भाषा से बाहर भी होते हैं शब्दों और क्रियाओं के कई अर्थ। ताकत और अधीनता की भाषा से बाहर भी होते हैं शब्दों और क्रियाओं के कई अर्थ। झुकता हूँ जैसे घुटना हमेशा पेट की तरफ मुड़ता है। ये कथन सिर्फ शरीर के नैसर्गिक गुणों या अवगुणों को ही व्यक्त नहीं करता। कहावतें अर्थ से ज़्यादा अभिप्राय में निवास करती हैं। मैं क्या है शांत की पत्नी भी सुना दूँगा। एक्चुअली मैं ये देख रहा हूँ कि कितना टाइम दो एक अलग तरह की एक्चुअली इसमें सब स्टिकर लगाए गए थे पर पता नहीं कहाँ चले गए। ये होता है। ये दो थोड़ी सी भिन्न किस्म की कविताएं सुना रहा हूँ। उसकी गृहस्थी एक कविता है। थकी हारी लौटी है वो ऑफिस से अभी, टिफ़िन बॉक्स को रसोई में रखती है, मुंह पर पानी के छींटे मारती है, बाहर निकल आई लट को वापस खोंचती है बालों में, आँखों को होले से दबाती है हथेलियों से, उठती है और रसोई घर में जाने को होती है कि मैं कहता हूँ बैठो तुम, आज मैं चाय बनाता हूँ। मेरी आवाज़ की नोक मुझी को चुभती है। गैस जलाकर चाय का पानी चढ़ाता हूँ और दूसरे ही पल आवाज़ लगाता हूँ, सुनो शक्कर किस डब्बे में रखी है और चाय की पत्ती कहाँ है। साड़ी का पल्लू कमर में खोंचती हुई वो आती है, मुझे हटाते हुए कहती है हटो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगी कोई चीज़। होंठों को तिरछा करती अजीब ढंग से मुस्कुराती है। मुश्किल है उस मुस्कुराहट का ठीक ठीक अर्थ समझा पाना। मुश्किल है उस मुस्कुराहट का ठीक ठीक अर्थ समझा पाना। जैसे कहती हो ये मेरी सृष्टि है, ये मेरी सृष्टि है, तुम नहीं जान पाओगे कभी कि किन बादलों में रखी हैं बारिशें और किन में रखा है कपास। जैसे कहती हो कि ये मेरी सृष्टि है, तुम नहीं जान पाओगे कभी कि किन बादलों में रखी है बारिशें और किन में रखा है कपास। कोई डब्बा खोलते हुए कहती है ये तो मैं हूँ कि अबेर रखा है सब कुछ, वरना तुम तो ढूंढ नहीं पाते अपने आप को। जाओ बाहर जाकर टीवी देखो, एक काम पूरा नहीं करोगे और फैला दोगे मेरी पूरी रसोई। तो
एक और ये कविता मैं सुना रहा हूँ, ये क्योंकि जयपुर में लिखी थी और जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं, गुलाबी नगर, तो उसका रेफरेंस जरा सा इसमें आता है। और जिन लोगों ने हजारी प्रसाद द्विवेदी का अथरे आख्यान अनामदास का पोथा पढ़ा है तो उसका भी एक जस्ट सा रेफरेंस आता है इसमें। ये इस कविता का शीर्षक है पीठ की खुजली। पीठ में अक्सर सर्दी के दिनों में जो पीठ में खुजली होती है वो बहुत ही तकलीफदेह होती है। बहरहाल, अभी अभी लौटा हूँ सारे काम धाम निपटा कर, रात का खाना खाकर, अभी अभी कपड़े बदल कर घुसा हूँ होटल के बिस्तर में, और रह रह कर पीठ में खुजली हो रही है, रह रह कर आ रही है इस समय तुम्हारी याद। काम आ सकती थी जनेऊ इस समय, काम आ सकती थी जनेऊ इस समय, पर उसे तो बहुत पहले ही छोड़ आया पैतृक घर की खूंटी पर। कोई बैलगाड़ी भी नहीं यहाँ के जिसके पहिए से टिका कर खुजला लूं अपनी पीठ। जहां तक जा सकता है ले जाता हूं खींच कर पीठ पर अपना हाथ, लेकिन ये नामुराद खुजली हर बार और आगे खिसक जाती है मेरी हाथ की पहुंच से। लेकिन ये नामुराद खुजली हर बार और आगे खिसक जाती है मेरी हाथ की पहुंच से। मेरे हाथ की हद के आगे से शुरू होती है तुम्हारी हथेली की याद। मेरे हाथ की हद के आगे से शुरू होती है तुम्हारी हथेली की याद। याद ने भी क्या कारण खोजा है आने के लिए, याद ने भी क्या कारण खोजा है आने के लिए, घर से इतनी दूर इस गुलाबी शहर में। दो कविताएं और सुनाता हूँ। अच्छा, एक, अच्छा तीन, अच्छा मारे जाएंगे। बच्चे कहाँ पे जा रहे हैं, बच्चों पढ़ाते पढ़ाते तंग आ चुका। बहरहाल, ये थोड़ा सा पुराना मेटाफर है, और जब पहले ऐसा होता था कि फ़ोन नंबर बदलता था तो हम लोग पोस्ट कार्ड लिखते थे सब दोस्तों को कि मेरा फ़ोन नंबर बदल गया है और ये फ़ोन नंबर है। अब तो मोबाइल आ गया है तो अब तो ऐसा कुछ नहीं करते, पर कई बार होता है कि आप पुराने मेटाफर्स भी किसी और बात को कहने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये एक्चुअली इसमें मेटाफर वही है पोस्ट कार्ड लिखने का, पर ये कुछ और कहना चाहती है कविता। मेरा नया फ़ोन नंबर। थोड़ी सी ज़्यादा पंक्तियों की कविता है, पर मुझे लगता है कि कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरा फ़ोन नंबर बदल गया था, बदल गए फ़ोन नंबर की सूचना देने को मैंने कई पोस्ट कार्ड लिखे और तमाम दोस्तों के पते पर उन्हें पोस्ट कर दिया। दोस्त ने कहा कि एक पोस्ट कार्ड प्रधानमंत्री को भी डाल दो, प्रधानमंत्री को पता नहीं कब तुमसे कोई काम पड़ जाए। मुझसे क्या काम पड़ना था प्रधानमंत्री को, लेकिन मैंने सोचा कि काम पड़े ना पड़े, पर मेरा नया फ़ोन नंबर प्रधानमंत्री के पास भी हो तो इसमें हर्ज क्या है। और एक पोस्ट कार्ड मैंने प्रधानमंत्री को भी डाल दिया। प्रधानमंत्री का कार्यालय चाहता तो एक सिरफिरे का शगल मानकर मेरे पोस्ट कार्ड को कचरे की डलिया में डाल सकता था, पर मेरे पोस्ट कार्ड के पता नहीं क्या क्या अर्थ निकाले गए। समय ही ऐसा था कि छोटी से छोटी बात को भी संदेह की नज़र से देखा जाता था। मुश्किल से हफ्ता भी नहीं बीता होगा कि एक पुलिस वाले ने मेरा दरवाज़ा खटखटाया और पूछा, आपने ही प्रधानमंत्री को अपना फ़ोन नंबर बदल जाने का पोस्ट कार्ड लिखा था? मैंने स्वीकार में मुंडी हिलाई तो उसने कहा कि चलिए आपको थाने पर बुलाया है। मन ही मन कहा मैंने, वाह मेरे प्यारे जनतंत्र वाह, एक नागरिक के साधारण से पोस्ट कार्ड से इतना हड़कंप। थानेदार ने मुझे देखते ही दनादन दागे एक के बाद एक कई सवाल, क्या तुम कहीं के कोई अफलातून हो?
तुमको अपना फ़ोन नंबर बदल जाने की इत्तला प्रधानमंत्री को देने की क्या ज़रूरत थी? क्या प्रधानमंत्री तुमको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं? क्या प्रधानमंत्री तुमसे बातचीत करते हैं? प्रधानमंत्री से तुम्हारी कितनी बार बातचीत हुई और कब कब? कि पिछली बार तुमने प्रधानमंत्री से कब बात की थी? मैंने कहा रुकिए श्रीमान, जरा सांस तो ले लीजिए। प्रधानमंत्री से मेरी कोई जान पहचान नहीं। मैंने सोचा लेकिन कि मेरे जैसे साधारण नागरिक के फ़ोन नंबर बदल जाने की सूचना जब दूसरों को दे रहा हूं तो प्रधानमंत्री को भी दे दूं। प्रधानमंत्री के पास देश विदेश के तमाम महत्वपूर्ण फ़ोन नंबर होते हैं, तो उनके पास अपने देश के एक साधारण नागरिक का भी फ़ोन नंबर होना चाहिए। क्या इस जनतंत्र में प्रधानमंत्री और एक साधारण नागरिक के बीच चुनाव में वोट देने के अलावा और कोई संबंध नहीं हो सकता? प्रधानमंत्री को अपनी पार्टी के लिए वोट मांगने के अलावा एक साधारण नागरिक से बात करने का क्या कोई और कारण नहीं हो सकता? थानेदार को शायद लगा कि मैं कोई सिर फिरा हूं और व्यर्थ ही वो अपना समय मुझ पे बर्बाद कर रहा है। ऊपर का आदेश नहीं होता तो कब का मुझे 2-4 झापड़ मार कर भगा देता। उसने लगभग बड़बड़ाते हुए अपने बगल में खड़े ठलुए से कहा, सरकार भी कैसे कैसों के साथ फंसा देती है। जाकर मेरे लिए एक चाय बोला और इस बीच उसका कोई फ़ोन आ गया और थानेदार फ़ोन पर बतियाने में मसरूफ़ हो गया। मैं थक गया था और इस बीच इतना वक्त गुजर गया कि मुझे झपकी आ गई। अचानक मेरे फ़ोन की घंटी बजी और मैंने लपक कर फ़ोन उठाया। फ़ोन पर बोलने वाले ने फरमाया कि मैं प्रधानमंत्री बोल रहा हूँ। देखिए मेरी घड़ी अचानक बंद हो गई है। क्या आप बता सकते हैं कि इस समय क्या वजह है? मैं किसी और से भी पूछ सकता था, लेकिन अचानक मेरी नज़र अपनी टेबल पर पड़े आपके पोस्ट कार्ड पर पड़ी और मैंने सोचा मैं क्यों ना आपसे ही पूछ लूँ कि क्या समय हुआ है। मैंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया प्रधानमंत्री जी कि आपने मुझे इस लायक समझा। मैंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया प्रधानमंत्री जी कि आपने मुझे इस लायक समझा। मुझे बेहद खुशी होती है बताते हुए कि इस समय मेरी घड़ी में क्या बजा है, लेकिन इसमें एक समस्या है जो मुझे परेशान कर रही है कि प्रधानमंत्री की घड़ी में और एक साधारण नागरिक की घड़ी में बजने वाला समय क्या एक ही हो सकता है? क्या किसी ऐसे जनतंत्र की हम कल्पना कर सकते हैं जिसमें सत्ता की घड़ी और जनता की घड़ी का समय एक ही हो? मेरी दिक्कत को थोड़ा बहुत समझ रहे होंगे आप, लेकिन यकीन कीजिए सत्ताएं अपनी घड़ी का समय अपने देश के नागरिकों की घड़ी के समय से कभी नहीं मिलाती और सारी गड़बड़ियां यहीं से पैदा होती हैं। तभी मुझे एक पुलिस वाले ने झिझोड़ कर जगाया और गुर्राया कि जाओ घर जाओ और आइंदा ऐसी हरकत करोगे तो अंदर कर दूंगा। और अंत में 2 कविताएं सुनाता हूँ। ठीक है, ये एक कविता है इत्यादि, एक्सेट्राज, यानी इत्यादि हम लोगों के यहाँ बहुत ही ज़्यादा इत्यादि होता है। बहरहाल कुछ लोगों के नामों का उल्लेख किया गया था जिनके ओहदे थे, बाकी सब इत्यादि थे। कुछ लोगों के नामों का उल्लेख किया गया था जो जिनके ओहदे थे, बाकी सब इत्यादि थे। इत्यादि तादाद में हमेशा ही ज़्यादा होते थे। इत्यादि भावताव करके सब्जी खरीदते थे और खाना वाना खाकर खास लोगों के भाषण सुनने जाते थे। इत्यादि हर गोष्ठी में उपस्थिति बढ़ाते थे। इत्यादि जुलूस में जाते थे, तख्तियाँ उठाते थे, नारे लगाते थे। इत्यादि लंबी लाइनों में लगकर मतदान करते थे। उन्हें लगातार ऐसा भ्रम दिया गया था कि वे ही इस लोकतंत्र में सरकार बनाते हैं। इत्यादि हमेशा ही आंदोलनों में शामिल होते थे, इसलिए कभी कभी पुलिस की गोली से मार दिए जाते थे। जब वे पुलिस की गोली से मार दिए जाते थे तब उनके वो नाम भी हमें बताए जाते थे जो स्कूल में भर्ती करवाते समय रखे गए थे या जिससे उनमें से कुछ पगार पाते थे। कुछ तो ऐसी दुर्घटना में भी इत्यादि ही रह जाते थे। इत्यादि यूं तो हर जोखिम से डरते थे। इत्यादि यूं तो हर जोखिम से डरते थे, लेकिन कभी कभी
जब वो डरना छोड़ देते थे तो बाकी सब उनसे डरने लगते थे। इत्यादि ही करने को सारे काम करते थे इत्यादि ही करने को सारे काम करते थे जिससे देश और दुनिया चलती थी। हालांकि उन्हें ऐसा लगता था कि ये सारे काम सिर्फ अपना परिवार चलाने को करते हैं। इत्यादि हर जगह शामिल थे, पर उनके नाम कहीं भी शामिल नहीं हो पाते थे। इत्यादि बस कुछ सिरफिरे कवियों की कविता में अक्सर दिख जाते थे। और ये अंतिम कविता पढ़ रहा हूँ, मारे जाएंगे। इतनी बार पढ़ा चुका हूँ कि दिक्कत हो गई। जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे। जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे। कटघरे में खड़े कर दिए जाएंगे। जो विरोध में बोलेंगे, जो सच सच बोलेंगे मारे जाएंगे। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि किसी की कमीज़ हो उनकी कमीज़ से ज़्यादा सफ़ेद। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि किसी की कमीज़ हो उनकी कमीज़ से ज़्यादा सफ़ेद। कमीज़ पर जिनके दाग नहीं होंगे मारे जाएंगे। धकेल दिए जाएंगे कला की दुनिया से बाहर। जो चारण नहीं, जो गुण नहीं गाएंगे मारे जाएंगे। धर्म की ध्वजा उठाए जो नहीं जाएंगे जुलूस में। धर्म की ध्वजा उठाए जो नहीं जाएंगे जुलूस में। गोलियां भून डालेंगी, उन्हें काफिर करार दिए जाएंगे। सबसे बड़ा अपराध है इस समय निहत्थे और निरपराध होना। सबसे बड़ा अपराध है इस समय निहत्थे और निरपराध होना। जो अपराधी नहीं होंगे मारे जाएंगे। धन्यवाद। एक कविता है, श्राद्ध में स्त्री की हंसी। पति के श्राद्ध में स्त्री अचानक हंसने लगी। भाई, भासुर, बेटा सबने सुना। पंडित पढ़ता रहा मंत्र। भोजन ताकते ब्राह्मण मलते रहे तोंद। फोन देखने वाले देखते रहे फोन। किसी ने कहा वो याद कर रही होगी बीते दिनों को। उसने स्वामी खोया है, जो मर्जी करने दो। किसी ने कहा वो पागल हो गई है शायद। किसी ने कहा यह भी रोने का ही ढंग है। अगर खुशी से रो सकते हैं, क्या दुख में हंस नहीं सकते? सुनकर ऐसी बातें उसकी हंसी दोगुनी हो गई। होम हवन की अग्नि में चमक रही थी दूर्वा अक्षत चंदन से ढकी पति की तस्वीर। धुएं में घी कपूर की गंध थी। वहां स्त्री की हंसी में जीवित हो रहा था उसका पति। कविता है, विरोधाभास। कितनी बार ऐसा हुआ जब झूठ बोला तो बोलता गया इतना कि सच निकल आया अपने आप बाहर। कभी चुरा लिया किसी का कुछ, फिर उसे देखकर घबराता रहा। जिनसे दुश्मनी हुई उनके प्रति भी बना रहा एक आकर्षण। थप्पड़ मार कर कांपता रहा, थप्पड़ खाने से कहीं अधिक। स्त्री के आकर्षण में जितना उत्साह था, स्त्रियों के संग साथ से वो भी जाता रहा। एक कविता, अंधेर नगरी। ये भारतेंदु के नाटक से प्रेरित है। अंधेर नगरी। अंधेर नगरी, राजा छपरी, हाकिम जालिम, जनता जंगली। जहां भी देखो अफरा तफरी, देश बन गया नारियल चटनी। अंधेर नगरी, राजा छपरी। जहां उठाए सर विचार, वहीं फेंक कर मार प्रचार। कुछ नहीं तो कोर्ट कचहरी, उधेड़ दे साले की चमड़ी। अंधेर नगरी, राजा छपरी। अंधेर नगरी, राह पत्थरी, टूटी छतरी, उछली पगड़ी। नहीं नौकरी, बोल जय श्री। रात है गहरी, सुबह में देरी। अंधेर नगरी, राजा छपरी। वे गर्व करें, हम शर्म करें। वे बनकर चारण पाएं पद्मश्री। वे पहने हैं मलमल खदरी, हम ओढ़े कबीर की चदरी। अंधेर नगरी, राजा छपरी। कविता है, समुद्र तट पर। अंजुरी बराबर मछली समुद्र तट पर छटपटाती, रेत पर लिखती जा रही थी अपने जल शब्द। आती एक और लहर, ले जाती उसे वापस, कि अचानक उसे कुत्ते ने खा लिया। जो देर से
अपने प्रतिबिंब पर चला आ रहा था और जिसकी शक्ल हंसी जैसी थी, सूंघा, थोड़ा रुका और खा लिया। उसका दर्द, इसका हर्ष, यह कैसा सत्य था कि समुद्र कुछ कहने को हुआ और पीछे हट गया। एक और छोटी सी कविता है, झपकी। चौंकने भर में ढह गया कितना समय, समय यात्रा कर रहा हूँ मैं यथार्थ और कल्पना की कुर्सी पर बैठा। सामने बात करता आदमी और कोई बात कह रहा है, देह जैसे पानी बह रहा है। उठ जाऊं, धो लूं आँख, तमतमाता फिरूं घंटा 2 घंटा, या सपने पूरे करने का एक ढंग यह भी है कि नींद पूरी की जाए। आखिरी कविता सत्र को समाप्त करते हुए, कविता का नाम है बहरहाल। हम कविता करते थे क्योंकि हमारी ऊब से खतरनाक और कुछ नहीं था। हम कविता करते थे लेकिन हमारे खतरे से उबाऊ और कुछ नहीं था। खुला हुआ था हमारा मुंह जैसे खाली सभागार जिसकी कुर्सियां गंदी हो गई थीं। कवि होना मुफलिसी में हाथी पालने जैसा था, अच्छे से पाले तो मुसीबत, नहीं तो और मुसीबत। हम कविता करते थे जैसे पैनिक अटैक आया हो और खोस ली हो हमने अपने मुंह में सीटी। बहरहाल सत्य कुछ प्रश्न थे या कुछ क्षण थे, बाकी उदाहरण थे। ममता जी और राजेश जी का कि वो बैंगलोर में आए, इतनी दूर से आए और इन्होंने हमारे साथ myriad hues of beautiful Hindi poetry. That was a wonderful session. Thank you so much to all the poets.